गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पायल है और बायोटेक बॉन्कर में आपका स्वागत है। तो सबने आई गेस चिप्स तो खाए होंगे। तो जब भी आप कोई भी चिप्स खा रहे हैं तो उस सबका टेस्ट क्या होता है, सेम ही होता है। तो ये सेम टेस्ट आपको हर समय कैसे मिलता है? तो बहुत सारी ये जो भी चिप्स की इंडस्ट्रीज होती है ना, उन्होंने बहुत सारे लेवल्स बना रखे हैं। तो हर लेवल्स पे उस चिप्स का टेस्ट, उसका बेकिंग कैसा हो रहा है, सब कुछ क्या करते रखा है, सिक्योर करके रखा होता है। इसी वजह से अगर आपने देखा होगा कि फूड इंडस्ट्री के अंदर QC होता है, QA होता है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, एक हैसप प्रोटोकॉल, सब कुछ बना रखा होता है। ये बनाया क्यों जाता है? कॉज इसलिए बनाया जाता है कि जो कस्टमर है ना, उसको बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर हो। सेम हमारे सेल के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो सेल के अंदर हमारा सेम प्रोडक्ट डिलीवर हो, इसी वजह से क्या बनाए जाते हैं, बहुत सारे चेक पॉइंट्स बनाए जाते हैं सेल के अंदर ही। और इन चेक पॉइंट्स का काम क्या है कि सेल को हर थोड़ी देर के बाद, हर फेज के बाद उसको चेक किया जाए और ये चेक किया जाए कि जो भी सेल है उसके अंदर कोई डैमेज तो नहीं है, या फिर कुछ भी अगर फॉल्ट है तो उसको रोक दिया जाए उसी चेक पॉइंट के दौरान, और उसको पहले रिपेयर कर दिया जाए, फिर उसको आगे प्रोसेस से डिलीवर किया जाए। अगर वो आगे प्रोसेस से मतलब कुछ भी ऐसा फॉल्ट आ गया है कि जो कि सही हो ही नहीं पा रहा, तो क्या करना चाहिए, तो आज हम यही जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द चेक पॉइंट्स। द चेक पॉइंट्स। तो ये जो चेक पॉइंट्स है ना, हमारे साइकिल के अंदर, सेल साइकिल के अंदर 3 चेक पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास सेल साइकिल चेक पॉइंट, नेक्स्ट है हमारे पास DNA डैमेज चेक पॉइंट, और थर्ड है हमारे पास स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। तो ये हमारे पास 3 चेक पॉइंट्स हैं जिसको सेल को इस पॉइंट से होकर गुजरना पड़ता है। अगर कोई भी फॉल्ट आ जाता है सेल के अंदर तो सिंपली उसको क्या कर दिया जाएगा, भाई रुक जा, तू स्टॉप हो जा, पहले अपना जो भी ये फॉल्ट है इसको रिपेयर कर, फिर तू आगे बढ़ेगा। तो 1 बाय 1 हम सारे देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सेल साइकिल चेक पॉइंट। इस पॉइंट की जरूरत क्या पड़ी, ये बिल्कुल अर्ली फेज में आता है, ठीक है। ये अर्ली जीवन फेज के अंदर होता है। अर्ली जीवन फेज के अंदर आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा, और ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट नेम से होता है। जैसे कि अगर आप ईस्ट की बात करते हैं, या फिर आप सिंपली एनिमल्स या फिर मैमल्स की बात करते हैं, तो उनके अंदर ये चेक पॉइंट्स अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। वो क्या देखने को मिलेंगे देख लेते हैं एक बार। ईस्ट के अंदर जो चेक पॉइंट है, जो जीवन फेज के अंदर चेक पॉइंट होता है, उसका नाम है स्टार्ट। एनिमल्स या फिर मैमल्स के अंदर जो पॉइंट है उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। ये वो चेक पॉइंट्स होते हैं जो इंश्योर करेंगे कि सेल सही है और अब सेल जीवन से एस फेज में क्या कर सकता है, ट्रांजिट कर सकता है, मतलब ट्रैवल कर सकता है, जीवन टू एस फेज में ट्रांसफर आराम से हो सकता है। तो इसका असली में फंक्शन हुआ क्या, इसका जो फंक्शन था ना, वो ये था कि फिडेलिटी चेक करना, फिडेलिटी ऑफ सेल। फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? फिडेलिटी का मतलब है डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस, मतलब जो भी सेल पहले था बिल्कुल वैसा का वैसा ही सेल आपको मिलना चाहिए, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी फॉल्ट नहीं है तो ये इसको अप्रूव कर दिया जाता है कि हाँ, ये वाले चेक पॉइंट क्लियर हैं, तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर चेक पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, उसको वहीं पे रोका जाएगा और उसको फिर से रिपेयर किया जाएगा अगर कोई भी फॉल्ट दिखता है। तो इसमें 2 टाइप के सिग्नल्स मिल सकते हैं। वो 2 सिग्नल्स क्या है, एक पॉजिटिव सिग्नल मिल सकता है और एक सिंपली नेगेटिव सिग्नल मिल सकता है। पॉजिटिव माइटोजेनिक सिग्नल्स मिल सकते हैं कि हाँ, मतलब जो सेल है वो आगे ट्रैवल कर सकता है, G1 टू S फेज में ट्रैवल कर सकता है। लेकिन अगर उसको इनहिबिटरी सिग्नल्स मिल जाते हैं तो उसको रोक दिया जाता है वहीं पर, और उसमें जो भी उसको फॉल्ट नज़र आता है सेल को, उसको सबसे पहले रिपेयर किया जाएगा और फिर उसको आगे ट्रांसफर्स कर दिया जाएगा। अब वो जीवन फेज से तो निकल गया, अब जीवन फेज के बाद कौन से फेज में आकर एंटर हो जाएगा, सिंपली एस फेज में आकर एंटर हो जाएगा। और एस फेज में क्या होता है, हमारे पास DNA डुप्लीकेशन होता है, और यहाँ पे जो चेक पॉइंट वर्क करेगा वो है DNA डैमेज चेक पॉइंट। DNA डैमेज चेक पॉइंट, यहाँ पे ये DNA डैमेज चेक पॉइंट वर्क करता है।
अब डीएनए डैमेज हो सकता है। अब डैमेज होने के कारण क्या हो सकते हैं? जो डीएनए डैमेज होने के कारण है ना, वो दो कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है एक्सोजेनस, कि मतलब कुछ बाहर से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से डीएनए क्या हो गया, सिंपली डैमेज हो गया। या फिर ये हो सकता है कुछ एंडोजेनस, कुछ सेल के इनसाइड में ही कुछ ऐसा था, सेल के अंदर ही कुछ ऐसा था, उसने क्या कर दिया, डीएनए को सिंपली डैमेज करके रख दिया। ठीक है, सबसे पहले एक्सोजेनस में जो बाहर से जो चीजें आ सकती हैं वो क्या है, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो डैमेज कर सकती है, या फिर कोई म्यूटाजन हो, केमिकल म्यूटाजन, वो भी क्या कर सकती है, सेल को सिंपली डैमेज करके रख सकते हैं। अब बात आती है एंडोजेनस की, सेल के अंदर ऐसा क्या है जो उसको डैमेज कर दे रहा है। तो कुछ ऐसे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो सेल को क्या कर देते हैं, सिंपली डैमेज कर देते हैं। तो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स, कुछ बाय प्रोडक्ट जैसे आरओएस वगैरह जनरेट हो जाते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट हो जाती है, वो क्या करती है, वो सेल को डैमेज कर देती है, बाय प्रोडक्ट्स। या फिर स्टॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क में कुछ ना कुछ ऐसी खराबी आ गई जिसकी वजह से डीएनए क्या हो गया, सिंपली डैमेज हो गया। तो दो तरीके हैं जो डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, एक तो आउटर रीजन हो सकता है या फिर इनसाइड रीजन हो सकता है, सेल के अंदर हो सकता है या फिर सिंपली सेल के बाहर, ये रीजन्स हो सकते हैं डीएनए डैमेज करने के लिए। जब ये डीएनए डैमेज होगा तो रिस्पॉन्सेज जनरेट होंगे, यूकैरियोट्स के अंदर रिस्पॉन्सेज जनरेट कर दिया जाता है और उस रिस्पॉन्स का नाम है डीडीआर, डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स। तो भाई जैसे ही डीएनए के अंदर कोई भी खराबी आती है तो पूरे सेल में हल्ला हो जाता है कि भाई कोई डीएनए में खराबी आ गई है, डीएनए में खराबी आ गई है, अब डीएनए को क्या करना है भाई, रिपेयर करना है। तो डीडीआर ने क्या कर दिया, पूरा हल्ला कर दिया सेल के अंदर कि भाई खराबी आ चुकी है। अब ये करेगा क्या, डीडीआर का काम क्या है, डीएनए को रिपेयर करना, डीएनए को रिपेयर करेगा। रिपेयर करने के दौरान क्या कर दिया जाएगा, सेल को अरेस्ट कर दिया जाएगा। अब सेल कौन सी स्टेज में आ गया, वो अरेस्ट हो गया, वहां पे उसको रोक दिया गया, जिस फेज में भी है उस फेज में उसको रोक दिया गया। अगर सेल रिपेयर हो गया, मतलब जो भी डीएनए है वो रिपेयर हो गया, तब तक तो ठीक है। अगर ये रिपेयर नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर इसका हो जाएगा, कोई भी अगर आपके पास सामान है अगर वो सही नहीं होता तो एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो यहाँ पे भी सेल को क्या कर दिया जाएगा, सिंपली मार दिया जाएगा, अपोप्टोसिस हो जाएगा उसका, तो सिंपली डेथ हो गया, उसको डीजनरेट कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। तो ये पूरा हम पढ़ने वाले डीएनए डैमेज चेक पॉइंट के अंदर। अब जो डीएनए डैमेज है वो किस टाइप के हो सकते हैं, चलिए ये चेक कर लेते हैं। अगर मेरे पास ये डीएनए, उसमें सिंगल स्ट्रैंड ब्रेकेज हो जाती है, जो मेरे पास ये डीएनए है उस पर सिंगल स्ट्रैंड ब्रेकेज हो जाती है, मतलब उसका जो एक है ना वो ब्रेक हो गया, एक जो स्ट्रैंड है वो सिंपली ब्रेक हो जाता है। तो क्या होता है, अगर एक स्ट्रैंड ब्रेक हो जाता है तो डीडीआर सबसे पहले हल्ला कर देगा, भाई डीएनए में खराबी हो गई है, डीएनए में खराबी हो गई है। तो एक्टिवेट किसको किया जाता है, सबसे पहले एक बंदा को बुलाया जाता है, वो बंदा आकर इससे बाइंड कर जाता है और उसका नाम है आरपीए। अब ये आरपीए क्या है, तो ये जो आरपीए है वो है रेप्लिकेशन प्रोटीन ए, रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। आरपीए आके बोलता है कि भाई मुझसे तो ये डीएनए डैमेज जो भी एक स्ट्रैंड पे ब्रेक हो गया है वो मुझसे नहीं हो रहा है भाई, मेरे को एक और साथी की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक और साथी को बुलाता है जिसका नाम है ATRIP। तो आरपीए ने किसी एक और पर्सन को बुलाया ATRIP और इसका नाम क्या है, ATR इंटरैक्टिंग प्रोटीन, इंटरैक्टिंग प्रोटीन। जैसे ये दोनों आकर सिंगल स्ट्रैंड के जो भी ब्रेकेज हुआ है वहाँ पर अटैच हो जाते हैं, ये दोनों ने इंटरैक्शन कर ली, ये दोनों पर्सन है, इन दोनों ने अब बात कर ली। अब ये दोनों बात करके सोचते हैं कि अब मुझे तीसरे पर्सन को बुलाना चाहिए, बिकॉज वही तीसरा पर्सन है जो इस पूरे चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देगा। तो वो जो तीसरा पर्सन ये बुलाते हैं उसका नाम है ATR। अब ये ATR क्या है,
सो जो ये ATR है वो है अटैक्सिया, टेलेंगिएक्टेसिया, RAD52, RAD50 सॉरी। तो ये ATR को बुलाया जाता है। जो ATR है ना, ये जो ATR है वो है सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है, सेरीन थ्रियोनिन काइनेज। और काइनेज का काम क्या है? फॉस्फोरिलेट करना। तो सबसे पहले डैमेज हुआ, डैमेज के बाद RPA को बुलाएगा, RPA के बाद किसको बुलाएगा? ATRIP को बुलाएगा, ATR इंटरैक्टिंग प्रोटीन को बुलाएगा। अब ATR इंटरैक्टिंग प्रोटीन आ गया तो वो बोलता है कि भाई तीसरे पर्सन को बुलाना चाहिए, बिकॉज यही सारा का सारा प्रोसीजर करने वाला है। तो ATR को बुलाया जाता है। तो इसका काम क्या है? फॉस्फोरिलेशन करना। तो ये किसका फॉस्फोरिलेशन करता है? तो ये एक चौथे पर्सन का फॉस्फोरिलेशन करता है जिसका नाम है CHK1, चेकपॉइंट काइनेज 1। चेकपॉइंट काइनेज 1 का ये क्या कर देता है? सिंपली फॉस्फोरिलेशन कर देता है। जैसे इसका फॉस्फोरिलेशन करता है, ये किसको एक्टिवेट कर देता है? CDC25 को एक्टिवेट कर देता है, जो कि एक फॉस्फेटेज है। और सेल क्या हो जाता है? अरेस्ट हो जाता है। सेल क्या हो गया? सिंपली अरेस्ट कर गया। अब इस यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अब DNA जो भी ये ब्रेकेज हुई है उसको क्या कर दिया जाएगा? सबसे पहले रिपेयर करा जाएगा। और ये जो हमने पाथवे पढ़ा, ये जो हमने पाथवे पढ़ा है, इसका नाम है ATR पाथवे। इसका नाम है ATR पाथवे। और ये पाथवे किसके लिए था? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA ब्रेकेज के लिए। आई गेस अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर जैसे सिंगल स्ट्रैंड का ब्रेकेज होगा, RPA सबसे पहले आके अटैच हो जाएगा, फिर ATRIP आएगा, फिर उस तीसरे पर्सन को बुलाया जाएगा, ATR को बुलाया जाएगा। ATR काइनेज है, तो वो सामने वाला जो बंदा है CHK1 उसको क्या कर देगा? सिंपली फॉस्फोरिलेट कर देगा। जैसे ही वो फॉस्फोरिलेट होगा वो एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होते ही CDC25 को वो एक्टिवेट कर देगा। अब सेल क्या हो गया? सिंपली अरेस्ट हो गया। अब उसका सबसे पहले रिपेयर होगा। अगर वो रिपेयर हो जाता है तो ठीक है, अगर अदरवाइज उसको अपोप्टोसिस करवा दिया जाएगा। अब आती है बात, ये तो सिंगल स्ट्रैंड की ब्रेकेज की थी। अब डबल ब्रेकेज हो जाए तो क्या होगा? अगर डबल ब्रेकेज हो जाता है तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे ब्रेकेज होगी? डबल स्ट्रैंडेड ब्रेकेज हो गया। अब डबल स्ट्रैंडेड ब्रेकेज क्या करता है? ब्रेकेज तो हो गया, अब ये बुलाता है, एक ऐसा बंदे को बुलाता है, बिकॉज ये अब मर रहा है, बिकॉज दोनों स्ट्रैंड्स ब्रेक हो गए, तो इसका डेथ की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो ये मर रहा है। तो इसी वजह से ये किस प्रोटीन को बुलाता है? mRNA। मरने से आप याद कर सकते हैं कि अब ये डेथ होने वाली है, तो ये मरने वाला है, इसी वजह से mRNA को बुलाता है। अब ये mRNA है ना, ये जो mRNA बंदा आया है वो 3 लोगों को अपने साथ लेकर आता है। ये बंदा 3 लोगों को अपने साथ लेकर आता है। वो कौन कौन से हैं? एक तो है म्यूरी, एक है RAD50 और एक है NBS1। तो ये 3 बंदों को अपने साथ लेकर आ जाता है। ठीक है, जैसे mRNA आता है, ये जैसे ही इसके पास आकर अटैच हो जाता है, दूसरे बंदे को बुलाया जाता है जिसका नाम है ATM। यहाँ पे ATR आया था, यहाँ पे कौन आया? ATM आया। और ATM भी क्या है? हमारे पास एक काइनेज है, अटैक्सिया टेलेंगिएक्टेसिया मेथड। ठीक है, जैसे ये आता है और ये भी एक काइनेज है, तो ये काइनेज क्या करता है? जो चेकपॉइंट 2 है उसको ये क्या कर देता है? सिंपली फॉस्फोरिलेट कर देता है। और फॉस्फोरिलेट करते ही ये P53 को एक्टिव करता है, और P53 एक्टिव होते ही जो सेल है वो अरेस्ट हो गया। सेल सिंपली क्या हो गया? अरेस्ट हो गया। तो इसमें जो पाथवे चला उसका नाम है ATM पाथवे। ATM पाथवे, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी है। तो हुआ क्या? ATM वाले पाथवे के अंदर जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड ब्रेकेज होता है तो एक mRNA प्रोटीन आता है, वो 3 कोर कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। एक है हमारे पास MRE11, सॉरी ये 11 है,
MRI-11, RAG50 एंड NBS1, ये 3 बंदों को लेकर आता है और 3 बंदों के बाद एक नेक्स्ट पर्सन को बुलाया जाता है जिसका नाम है ATM। ATM आता है और ATM की प्रॉपर्टी क्या है भाई, काइनेज हमेशा ढूंढता रहता है कि मैं बस फॉस्फोरिलेट कर दूं, मैं फॉस्फोरिलेट कर दूं। तो ये क्या करता है, सिंपली फॉस्फोरिलेट कर देता है। किसको? चेक पॉइंट 2 को क्या कर देता है, फॉस्फोरिलेट करता है। जैसे चेक पॉइंट 2 फॉस्फोरिलेट हो जाता है, अब वो एक्टिव हो गया। ये एक तरीके से कैस्केड चलता रहता है, एक एक्टिव दूसरे को करता है, दूसरा तीसरे को एक्टिव करता रहता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये चेक पॉइंट 2 एक्टिवेट हो गया। अब चेक पॉइंट 2 किसको एक्टिवेट करता है, P53 एक TSR है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है एक्चुअली ये। और ये क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। अब DNA को रोक दिया जा रहा है कि अब इसका पहले एक डैमेज को रिपेयर होगा, अगर रिपेयर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको क्या भेज दिया जाएगा, सिंपली अपोप्टोसिस में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास DNA भी चेक हो गया। सबसे पहले हमने सेल साइकिल सिंपली चेक कर ली कि सब कुछ सही था कि नहीं, फिर हमने DNA भी चेक कर लिया। अब जो चेक करना है वो है स्पिंडल असेंबली। अब जो हमें चेक करना है वो है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। इसी को बोलते हैं सैक, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। इसी को क्या बोला जाता है, सैक बोला जाता है। अब इसका काम क्या है, अगर आपने क्रोमोसोम देखा है, ये हमारे पास क्रोमोसोम है और यहाँ पे ये काइनेटोकोर्स होते हैं और काइनेटोकोर से ही ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर अटैच्ड हो जाते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल सिंपली अटैच्ड होते हैं। अगर जो भी हमारे पास ये क्रोमोसोम है इस पे माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों तरफ से अटैच्ड हैं, अगर दोनों तरफ से अटैच्ड हैं तो उसको बोला जाता है एम्फीटेलिक। ठीक है, लेकिन अगर ये सिर्फ एक ही तरफ से अटैच्ड हैं, सिर्फ वन साइडेड अटैच्ड हैं, तो उसको बोला जाता है मोनोटेलिक। और ये एरोनेशियस है, मतलब दोनों तरफ से अटैच होगा तभी वो वर्कआउट करेगा, अदरवाइज नहीं। अगर एक तरफ से अटैच्ड है तो वो वर्क नहीं करने वाला है। अगर दोनों ही एक ही पोल से आके अटैच्ड हो जाते हैं, मतलब ये जो दोनों क्रोमोसोम है, ये वाला जो पार्ट है वो भी एक ही सेंट्रोसोम से अटैच्ड है और ये वाला भी एक ही सेंट्रोसोम से अटैच्ड है, तो उसको बोलते हैं हम सिंटेलिक। उसको हम बोलते हैं सिंपली सिंटेलिक। तो जो मोनोटेलिक है ना और ये जो सिंटेलिक है, ये दोनों के दोनों क्या है, एरोनीशियस है। मतलब इनको हम काउंट नहीं करेंगे जब तक दोनों आके अटैच नहीं होंगे, जो माइक्रोट्यूब्यूल में टेंशन जनरेट नहीं होगी, तब तक ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ने वाला है। मतलब स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट तब तक रुका रहेगा, ये तब तक वेट करेगा जब तक दोनों सही से अटैच नहीं हो जाते। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान मेटाफेज टू एनाफेज क्या हो जाता है, ट्रांजिशन होता है। मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन हो जाता है। तो अभी हमें मेटाफेज पे करना है। अलाइन करने वक्त सही से जो भी हमारे पास क्रोमोसोम है दोनों तरफ से अटैच होने चाहिए माइक्रोट्यूब्यूल के साथ। अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं, तो क्या किसको एक्टिव कर दिया जाता है, तो एक्टिव हो जाता है ऑरोरा बी काइनेज। एक्टिव हो जाता है ऑरोरा बी काइनेज। सेम ये भी काइनेज है, तो ये भी क्या कर देगा, फॉस्फोरिलेशन करेगा। बट किसका फॉस्फोरिलेशन करेगा, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो दिख रहे हैं उसका क्या कर देगा, फॉस्फोरिलेशन कर देगा। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल का फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा, ये इनका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों एलिमिनेट कर जाएंगे। दोनों के दोनों क्या हो गए, सिंपली एलिमिनेट कर गए। तो एम्फीटेलिक है तब टिक है, ये चलेगा, अदरवाइज ये भी नहीं होना चाहिए, मोनोटेलिक भी नहीं होना चाहिए और सिंटेलिक भी हमारे पास नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से सैक के अंदर प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं जो ये काम करवा रहे हैं। तो जो सैक है, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, इसके अंदर जो कोर है, कोर एलिमेंट्स हैं, तो इसके अंदर दो इंसान हैं, एक पागल इंसान जिसको हम मैड बोलने वाले हैं और एक है बदबूदार इंसान जिसको हम बुब बोलने वाले हैं। तो एक है मैड और एक है BUB, बब। अब ये मैड क्या है, मैड का मतलब है माइटोटिक अरेस्ट डेफिशिएंट।
माइटोटिक अरेस्ट डेफिशिएंट। और फिर बब का मतलब क्या है? बब का मतलब है बडिंग uninhibited by benzamidazole। ठीक है, तो सैक के अंदर दो कंपोनेंट है, एक पागल है थोड़ा और थोड़ा एक बदबूदार है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक मैड है और एक बब है। तो जो मैड है ना, मैड के अंदर यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 पागल इंसान है, मैड 1, मैड 2 और मैड 3। अब बब की बात कर लेते हैं। तो बब के अंदर है सेम बब 1, बब 2 एंड बब 3। मैमल्स में ही इसी को बोला जाता है बब R1, बब R1 ये बोला जाता है। ठीक है, तो आई गेस आपको कंपोनेंट्स क्लियर हो गए। सैक के अंदर ये दोनों कंपोनेंट्स आते हैं। तो अब ये वर्क कैसे कर रहे हैं? तो हमारे पास ये है क्रोमोसोम, ठीक है, और ये हम बना देते हैं इसके काइनेटोकोर्स। ठीक है, अगर ये काइनेटोकोर्स बन गए, अगर मान लीजिए कोई भी फॉल्ट आ जाता है, मान लीजिए ये एक ही तरफ से अटैच्ड है, फॉल्ट हम मान लेते हैं कुछ मोनोटेलिक हो सकता है, मतलब एक तरफ से अटैचमेंट हुई है, या फिर सिंटेलिक, मतलब दोनों की तो अटैचमेंट हुई है बट एक ही पोल से अटैच हो गया है, तो उसको बोला जाता है सिंटेलिक। तो इस दौरान क्या होता है ना, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इस दौरान ये होता है, सबसे पहले जो इंटरेक्शन के लिए आता है ना, वो इंसान आता है। कौन सा इंसान? पागल इंसान। पहला पागल इंसान आता है। कौन आता है यहाँ पे? मैड 1 आता है। मैड 1, यहाँ पे मैड 1 आ जाता है इंटरेक्ट करने के लिए। मैड 1 आके देखता है भाई काइनेटोकोर सही से तो अटैच हुए ही नहीं है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो काइनेटोकोर से सही से तो अटैच हुए ही नहीं है। तो फिर ये जाता है किसके पास? मैड 2 के पास जाता है। ये किसके पास इंटरेक्ट करता है? ये मैड 2 के साथ इंटरेक्ट करता है। मैड 2 के साथ इंटरेक्ट करता है कि भाई यहाँ पे जो काइनेटोकोर्स है वो सही से अटैच हुए नहीं है, तो अभी हम ये मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन नहीं करवा सकते। तो आप ये जो एपीसी है ना, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स साइक्लोसोम, इसको रोक के रखो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, कॉज इनका जो अटैचमेंट है वो सही से हुआ नहीं है। तो ये मैड 1 किस से बात करता है? मैड 2 से बात करता है। तो इनका जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन के दौरान इसमें क्या हो जाता है, कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं, और वो कॉन्फॉर्मेशनल जो चेंजेस आते हैं तब ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसको बोलेंगे माइटोसिस चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स, माइटोटिक चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स, MCC। तो जैसे इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आते हैं, ये क्या बन जाता है? MCC बन जाता है। और इससे अब कौन आके अटैच हो जाते हैं? इससे जो आके अटैच होते हैं वो आके अटैच होता है CDC20 आके अटैच हो जाता है, मैड 3 आके अटैच हो जाता है, और यहाँ पे बब 3 भी आकर सिंपली इसके साथ क्या हो जाता है? अटैच कर जाता है। जब ये चेक करता है कि अभी काइनेटोकोर सही से अटैचमेंट नहीं हुई है, तो जो मैड 2 में कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं। अब इस पूरे प्रोटीन को क्या बोला जा रहा है? MCC बोला जाता है। अब ये कर क्या रहा है? ये जो MCC है, ये जो MCC है वो किसको रोक के रखता है? APC को रोक के रखता है। APC तभी एक्टिव होगा जब इसको कोएक्टिवेटर मिलेगा। ये जब ये कोएक्टिवेटर मिलेगा ना, तभी ये जो APC है वो एक्टिव होगा। ठीक है, तो अब ये पॉइंट हो गया कि मतलब अब इसको नहीं मिला। अगर सब कुछ सही चलेगा तो क्या होगा? एक बार हम वो चेक कर लेते हैं। अगर सब कुछ सही चला तो ये हमारे पास क्रोमोसोम है, और ये हमारे पास काइनेटोकोर्स है, और इस पे आकर स्पिंडल फाइबर सिंपली अटैच्ड है, दोनों तरफ से अटैच्ड है। और ये वाला केस है हमारे पास एम्फिटेलिक का। ठीक है, दोनों तरफ से आके अटैच हो गया, अच्छे से टेंशन जनरेट हो गई है। और इस दौरान क्या होता है? अब मैड 1 आता है, यहाँ पे चेक करता है, भाई उसको सारी चीज़ें सही दिखती, तो अब वो मैड 2 से बातें ही नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है, जो सैक था, यहाँ पर ऑफ हो गया, मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे ये साइलेंस्ड है, बट यहाँ पे सैक क्या था? सिंपली ऑन था।
तो अब यहाँ पे क्या था, जो MAT2 है अब वो CDC20 को बांध कर नहीं रख रखा, तो अब जो CDC20 है वो फ्री है। वो फ्री कैसे है, अब वो सिंपली APC के साथ, कोएक्टिवेटर के साथ, CDC20 के साथ ये बना सकते हैं और सिंपली फ्री हो जाएगा। मतलब अब ट्रांजिशन हो सकता है मेटाफेज टू एनाफेज। और जिसको ये मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन पढ़ना है, तो मैंने ये बताया था कोएक्टिवेटर, इसका मैंने पूरा फ्लो चार्ट बनाया, तो आप मेरी प्रीवियस जो वीडियो है वो जाकर आराम से देख सकते हैं। और छोटी सी वीडियो है और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो आज हमने तीनों चेक पॉइंट्स कवर कर लिए। हमने सेल साइकिल चेक पॉइंट भी कवर कर लिया, हमने स्पिंडल असेंबली भी कवर कर लिया और हमने DNA डैमेज भी कवर कर लिया है। और अगर आपको और अच्छा लग रहा है तो काइंडली सपोर्ट मी एंड थैंक यू सो मच।